Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we're going to revise our first rule, that is rule number 1 to 10. And that, okay, so let's begin this. पेंशन रूल कहता है आपका 2021 का है, ये अभी नए रूल्स आए हैं 20 दिसंबर 2021 से आए हैं. शॉर्ट टाइटल है इसका सीसीएस पेंशन रूल्स. ठीक है, ये डेट हो गई आपका कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. जो भी पर्सन 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट और डिफेंस वाला भी, बट शैल नॉट अप्लाई टू रेलवे गवर्नमेंट सर्वेंट, कैजुअल डेलीवेटेड कंटिजेंसीज, सीपीएफ वाले जिनके पहले से कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑल इंडिया सर्विस, लोकली रिक्रूटेड या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड. ठीक है, और या फिर जो भी पर्सन जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन में इस तरह से लिख रखा है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. ठीक है, एंड दीज रूल शैल ऑल्सो अप्लाई टू जिन्होंने जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उनकी वो 31 दिसंबर से जो है पहले हो गई है, लेकिन अपॉइंटमेंट उनका बाद में हो, उनके लिए भी रूल एप्लीकेबल है. कंप्लीशन ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग और एसेंशियल पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो उसको एज ए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा. जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इनिशियली अपॉइंट हुए 31 दिसंबर 2003 से किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या डिपार्टमेंट, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जहां पर एम्प्लॉयज जो है वो कवर्ड थे किसी पेंशन स्कीम के द्वारा, ठीक है, अदर देन दिस 1972 वाला, वो उन पर भी ये जो रूल है ये रूल अप्लाई होगा. ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट में था, कोई ऑटोनोमस बॉडी के अंदर था, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वहां पर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंडर थे वो, सिमिलर टू दिस सिविल सर्विस पेंशन रूल, तो उन पर भी रूल एप्लीकेबल होगा. एंड देवर सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड, कहाँ हो गए वो उसके बाद, ये जो है 31 दिसंबर 2003 के बाद ही बेशक उन्होंने ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन वो सारी की सारी कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो उनकी सर्विस काउंट की जाएगी और उनको इनके अंडर रूल के अंदर लाया जाएगा. ठीक है, जैसे भी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू. ठीक है, एनी स्पेशल ऑर्डर जनरल के थ्रू वो तो आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा जो टेम्पररी इंप्लॉइज हैं, पर्सन हु रेगुलरली अपॉइंटेड, हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर 31 दिसंबर, लेकिन वो जो पहले थे ना, दे वर कन्फर्ड द टेम्पररी स्टेटस बिफोर 31 दिसंबर. ठीक है, तो जो डीओपीटी ने एक ऑर्डर निकाला था 1993 में कि उसके बेसिस पे जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने निकाला था, एंड सच टेम्पररी स्टेटस इज फॉलोड बाय, अगर विदाउट इंटरप्शन जो है उनकी सर्विस है तो रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर उनको गवर्नमेंट सर्विस में दे दी गई, बेशक उन्होंने बाद में दी हो, आफ्टर 31 दिसंबर दी हो, तब भी वो इन रूल्स के अंडर आएंगे. द केसेस वेयर द इन द केस ऑफ किसी की डेथ हो गई या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो गया आफ्टर 31, लेकिन वो कवर्ड थे बाय दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एनपीएस वाला सिस्टम था. ठीक है, तो एनपीएस वाले सिस्टम में अंडर रूल 10 ऑटोमेटिकली जो है कोई भी पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली इन इन इनके जो है इन 1972 रूल्स वाला जो है एप्लीकेबल होता है. मतलब कहने का मतलब ये, कोई अगर कोई मान लीजिए एनपीएस में है और अगर वो एक्सपायर हो जाता है सर्विस में रहते रहते, तो उनको फैमिली को वही पुराने वाली पेंशन मिलेगी. ठीक है, ये वाला इसका फंडा है कहने का. बेसिकली इनवैलिड पेंशन भी मिलेगी रूल नंबर 39, और फैमिली पेंशन मिलेगी रूल नंबर 50 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफॉल्ट ऑप्शन है, और ये अगर आप नहीं करते तो डिफॉल्ट ऑप्शन यही माना जाएगा. इन द केस गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपॉइंटेड इन टेम्पररी कैपेसिटी, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो टेम्पररी कैपेसिटी में अगर उनको अपॉइंट कर लिया गया है तो टू सिविल सर्विसेज और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन बिफोर 31 दिसंबर 2003, हु रिटायर्ड और वर रिटायर्ड बिफोर हैविंग बीन अपॉइंटेड इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी. देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपॉइंट किया गया किसी टेम्पररी कैपेसिटी में, किसी भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट में बिफोर 31 दिसंबर, लेकिन वो रिटायर हो गया या फिर बिफोर हैविंग बीन अपॉइंटेड इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी में आने से पहले पहले, मतलब इस डेट, ये डेट से जो है आने से पहले पहले उसी में रहा, मतलब टेम्पररी रहा. ठीक है, तो बेनिफिट अंडर द रूल जो है शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट जहां तक उन्होंने टेम्पररी रूल्स के अंदर दे रखे वही उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर जो भी रिटायर हो गए ना इससे पहले पहले, तो ये रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है हमारा, ये रहा रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 बोलता है डेफिनेशन. अकाउंट ऑफिसर है, मतलब जो भी किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी जो अकाउंट संभालता है वो अकाउंट है. अकाउंटेंट जनरल भी उनको बोलते हैं. अलॉटी मतलब जिसको अलॉट होता है. एवरेज एमोलमेंट मतलब होता है लास्ट 10 मंथ का बेसिक पे. भविष्य एक पोर्टल है जिससे आपकी ट्रैकिंग और पेमेंट पेंशन वगैरह की जाती है. चाइल्ड मतलब आपका सन डॉटर हु इज एलिजिबल टू रिसीव योर डेथ ग्रेच्युटी फैमिली पेंशन, सब कुछ. डियरनेस रिलीफ होता है, जैसे डीए होता है पेंशन पे, उसको उसको डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन होता है. और आपकी फैमिली पेंशन के ऊपर डिफेंस सर्विस का मतलब हो गया कोई भी आपकी डिफेंस अकाउंट सर्विसेज जो भी पेड आउट ऑफ सिविल एस्टिमेट ऑफ, यहाँ पर डिफेंस सर्विस का मतलब है जो भी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी पेड आउट ऑफ सिविल एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एयरफोर्स इन एक्ट के अंडर में नहीं है. इमोलमेंट मतलब आपका बेसिक पे होगा. फैमिली पेंशन आपके डज नॉट इंक्लूड रियल, फैमिली पेंशन के अंदर जो है आपका पेंशन इंक्लूड अंडर रूल 50 बट डज नॉट इंक्लूड रिलीफ, जो है डियरनेस रिलीफ नहीं होता है इसके अंदर. ठीक है, डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन. ठीक है, और इसके अंदर जो अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन के अंदर डीआर नहीं होता, आपका डियरनेस रिलीफ नहीं होता. फॉरेन सर्विस का मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड के अलावा कोई भी वो उठा रहा है जो सैलरी ले रहा है, तो वहाँ से. ग्रेचुटी का मतलब यहाँ पर सर्विस ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी या रेजिडेंटी ग्रेचुटी, 3 टाइप की ग्रेचुटी आती है. या तो सर्विस ग्रेचुटी आती है,
रिटायरमेंट के पे आपको मिलती है, या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी आती है। एक तो सर्विस दैट इज सुपर एनुएशन ग्रेचुटी जो होती है, ठीक है। एक होता है आपको डेथ ग्रेचुटी जिसको हम रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है रेजिड्यूरी ग्रेचुटी, ठीक है। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसा शेड्यूल 1 में दे रखा है DFPR के, वो होगा हेड ऑफ ऑफिस, आपका गेस्टेड ऑफिसर होगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, कोई भी लोकल जो आपका फंड है बाय मींस लॉ comes under the control of the government and whose expenditure the government retains complete and direct control, उसको लोकल फंड बोलेंगे आपका, ठीक है। पेंशन का मतलब होता है दैट इंक्लूड्स ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तीन टाइप की बोली आपकी, सुपरएनुएशन ग्रेचुटी, एक आपका डेथ ग्रेचुटी और आपका रेजिड्यूरी ग्रेचुटी, और डेथ ग्रेचुटी को ही रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इंक्लूड्स ग्रेचुटी पेंशन मतलब एक्सेप्ट व्हेन द टर्म पेंशन इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन टू ग्रेचुटी बट डज नॉट इंक्लूड DRLF। यस, पेंशन के अंदर भी DRLF नहीं होता है। अब आता है आपका पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, अथॉरिटी कौन कौन सा आपके बैंक हो सकते हैं एज स्पेसिफाइड बाय CGA, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सब ट्रेजरी होते हैं, और अकाउंट ऑफिसर होते हैं। पेंशन पेमेंट PPO होता है, जैसे EPPO भी और PPO दोनों एक ही होता है। क्वालिफाइंग सर्विस कितने होंगे, सर्विस रेंडर्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी और अदरवाइज विच शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन या ग्रेचुटी, वो करने के लिए जो अकाउंट की जाएगी, दैट इज योर क्वालिफाइंग सर्विस। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या मिलता है आपको, इंक्लूड यार पेंशन मिलती है आपको, सर्विस ग्रेचुटी मिलती है, या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है। देख तो पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, पेंशन के साथ आपको सर्विस ग्रेचुटी भी मिलती है, या फिर डेथ ग्रेचुटी या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 3 टाइप की होती है, इसमें रेजिड्यूरी ग्रेचुटी भी होता है। सर्विस बुक आपको पता है, ट्रेजरी पता है, ठीक है। बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। अगर मान लीजिए कोई भी सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट, भाई वहां से ट्रांसफर होकर आ गए हैं आपके पास, तो उनके ऊपर नहीं होता, तो क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अ सर्विस और पोस्ट, ठीक है, जहाँ पर ये रूल जो है अप्लाई होते हैं फ्रॉम अ सर्विस टू अ पोस्ट, जहाँ पर ये रूल नहीं अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स आप वहाँ पर चले गए, जैसे मान लीजिए आप आर्मी में चले गए, ठीक है, आप जो है सिविल से आर्मी में चले गए, तो उस केस में क्या होगा, एक तरह से लगा लीजिए आप, ठीक है। तो कहता है इसके इट शैल बी ओपन टू हिम, आप 6 महीने के अंदर आपके ऊपर ओपन होगा कि आपको जो है कौन सी पेमेंट जो पेंशन वाली कौन सी वाली स्कीम लेनी है, ठीक है। और विद इन 6 मंथ ऑफ, अगर कोई छुट्टी पे तो विद इन उनके छुट्टी से आने के बाद वो डेट काउंट होगा 6 महीने, और एक बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वो उनका फाइनल होगा, ठीक है। और राइटिंग में उनको देना पड़ेगा अपने कंप्यूटर अथॉरिटी को। अब बोलते हैं क्लेम्स टू पर्सन और फैमिली पर्सन, क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन कौन कौन क्लेम कर सकता है, बोलता है एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स, जो भी उस टाइम पे रूल में होंगे रादर इन दीज रूल्स, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिटायर्ड और डिस्चार्ज, ठीक है, द डे कोई पर्सन अगर रिटायर होता है, डिस्चार्ज होता है, या फिर अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम अ सर्विस एज द केस में भी शिल बी ट्रीटेड, उसका जो लास्ट उसका वो क्या माना जाएगा, लास्ट कंप्लीट वर्किंग डे माना जाएगा। इवन जो आपका जो डेथ का जो डेट होता है ना, वो भी जो है कंप्लीट वर्किंग डे माना जाता है, उसको भी कंप्लीट वर्किंग डे माना जाता है, प्रोवाइड दैट अगर आप मान लीजिए एब्सेंट है किसी ड्यूटी पे, या फिर छुट्टी पर है, या फिर अदरवाइज आप अंडर सस्पेंशन है, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो आपका पार्ट ऑफ लीव एब्सेंस और सस्पेंशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई एब्सेंट है, ड्यूटी है, लीव इस तरीके से, तो वो अगर मान लीजिए कोई अगर देखिए, चाहे आपको कुछ भी हो, चाहे आपको रिटायर होते हैं, चाहे आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, ओके, या फिर आप रिजाइन करते हैं, चाहे आप रिटायर्ड हो रहे हैं, चाहे आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, चाहे आप रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों केस में आपका लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप एब्सेंट है, अगर आप मान लीजिए छुट्टी पर है, लीव पर है, या सस्पेंशन है, तो वो जो आपका लास्ट डे ऑफ वर्किंग डे है उसको वर्किंग डे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, बल्कि वो जो उस दिन शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ शैल बी पार्ट ऑफ, अगर आप मान लीजिए छुट्टी पर है और डेथ हो गया, तो वो भी डेथ का जो लास्ट वर्किंग डे नहीं माना जाएगा, छुट्टी के अंदर ही काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। एब्सेंस में भी वही हो जाएगा, सस्पेंशन केस में भी वही होगा। लिमिटेशन नंबर ऑफ पेंशन, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 2 पेंशन नहीं ले सकता किसी भी सेम सर्विस या सेम टाइम में, एक्सेप्ट जो है एक अगर आप आर्मी से रिटायर हैं, या फिर आप जो है किसी रूल नंबर 19 और 20 कहता है ना यहाँ पर, कि अगर आपकी काउंटिंग प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस, अगर आपकी सिविल सर्विस से रिटायरमेंट है वहाँ से, या फिर यहाँ से, ठीक है, आर्मी से, ठीक है। तो बोलता है अगर कोई भी रिटायर होता है, सुपर पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, अब या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, हु इज इन रिसीट ऑफ अ कंपैशनेट अलाउंस और हैविंग बीन डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस इज सब्सिक्वेंटली रीएम्प्लॉयड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट पेंशन, मतलब उसको सेपरेट पेंशन नहीं मिलेगी। देखिए जैसे रूल नंबर 20 में बोल रखा है, कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, हु हैज रिटायर्ड सुपरन्यूशन पेंशन में, रिटायरिंग पेंशन में, कंपल्सरी रिटायरिंग पेंशन में, या फिर हु इज इन रीजन जो कंपैशनेट अलाउंस भी मिल रहा है आपको, हैविंग बीन डिसमिस कर दिया, आपको रिमूव कर दिया फ्रॉम सर्विस, तब भी अगर आप सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉय होते हैं, तो इस केस में यू विल नॉट बी, यू शैल मतलब ये है शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अ सेपरेट पेंशन और ग्रेचुटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप कहीं पर प्रीवियसली अपॉइंटेड हो गए किसी ऑटोनमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर में, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन और ग्रेचुटी in addition to any pension or gratuity if any received by him from the autonomous body, ठीक है।
वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी जो भी आपकी बनती है शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ, वो जो टोटल अमाउंट जितनी आपने पूरी सर्विस है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बस ये है। जो वहाँ से वो वहाँ से कर लीजिए, जो यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ से कर लीजिए, मतलब टोटल जो आपका अमाउंट है शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वुड हैव बीन एडमिसिबल टेकिंग इनटू अकाउंट द एंटायर सर्विस रेंडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और उसका शिल टू हैव, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है शैल बी डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट सर्वेंट विद प्रॉपर परमिशन। बस उसमें कंडीशन यही है कि जब आप ऑटोनोमस बॉडीज पीएसयू की बात कर रहे हैं तो बस कंडीशन यही है दैट शील सीम टू यू शैल बी डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट सर्वेंट विद प्रॉपर परमिशन इफ हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, ठीक है, विद प्रायर परमिशन। अगर प्रायर परमिशन से ले रखा है तो आपको डीम्ड माना जाएगा कि आपने जो सारी क्वालिफिकेशन जो है पूरी कर ली है। अंडरटेकिंग के अंदर क्लियरली इंडिकेट करना है दैट द एम्प्लॉइज रिजाइनिंग टू द पोस्ट to join the post in the government servant with proper permission of the autonomous body, ठीक है। पेंशन जो है shall be paid by the concerned autonomous body, ठीक है। देयर shall be no liability on the part of the government towards pension, ठीक है। वो वहाँ से आप पूरा उसमें आप कर करा के जब आएंगे पेंशन, if any on the count of a service rendered in autonomous body of PSU then it shall be paid by the concerned autonomous body, इस तरीके से वो अपने आप खुद देते हैं। no liability on the government towards the pension of the service rendered, ठीक है। इसके अलावा पेंशन और फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, ठीक है। आपका इंप्लाइड कंडीशन ये होती है कि आप फ्यूचर में भी अच्छा कंडक्ट करते हैं। अगर कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है बाय ऑर्डर या फिर विदहोल्ड कर सकती है आपके पेंशन को, ठीक है, और पार्ट दे परमानेंटली या फिर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। इफ द पेंशन इज कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम या फिर ग्रेव मिसकंडक्ट, दो कंडीशन है यहाँ पर। वेयर पेंशन इज विदहेल्ड इट शैल नॉट बी रिड्यूस बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम वेज 9,000 से नीचे नहीं जाएगी। वेयर पेंशन इज कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम और मिसकंडक्ट तो एक्शन जो है अंडर सेक्शन 1 शैल बी टेकन इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट जैसा डिसाइड करती है ना, मान लीजिए, तो वो उसके डिसीजन पे हमने उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है, ठीक है। इसके अलावा बोलता है जो भी अथॉरिटी है कंसिडर द पेंशनर जो प्राइमा फेसी गिल्टी है किसी ग्रेव मिसकंडक्ट का है तो ही शैल बी पासिंग एन ऑर्डर। पहले तो उसको एक नोटिस देंगे कि भैया इस पर हम आपका इस तरीके से चला रहे हैं और आपको एक विद इन 15 डेज के अंदर उनसे रिप्रेजेंटेशन लिया जो कि अगले दिन 15 डेज तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट हैव, अगर कोई भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है विद प्रायर विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर कोई भी पब्लिकेशन करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट तो वो भी मिसकंडक्ट माना जाएगा, ग्रेव मिसकंडक्ट होगा ये, ठीक है। डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ बता दिया आपने, रेफरेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेजिग्नेशन एक्सपर्टीज, कोई भी नॉलेज गेन बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग देयर, ठीक है। कोई भी, ठीक है, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आपने दैट वुड अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सब कुछ आपका शैल बी अंडरटेकिंग देनी। अगर आपका कहीं और भी आप डेपुटेशन में भी चले जाते हो तब भी आपको वहाँ से एक अंडरटेकिंग देनी है, क्योंकि ऐसा फेलियर होना कोई ऑब्जर्व सच अगर आप ऐसा नहीं करें तो यू शैल बी ट्रीटेड एन ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीशन ऑफ डेपुटेशन द रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग जो आपकी सर्विस बुक के अंदर जाएगी तो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वो है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया कि ये जो पब्लिकेशन है सेंसिटिव है नहीं सेंसिटिव है, तो आपको वहाँ से क्या है मतलब कि लेना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द अथॉरिटी कंपेरेंट टू पास एन ऑर्डर, ठीक है, जो भी अथॉरिटी कंपेरेंट है अगर वो कोई भी ऑर्डर पास करती है अंडर सब रूल 1, ठीक है, तो इसके अंदर अंडर सब रूल 1 तो जहाँ पर वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेती है अगेंस्ट द सीरियस क्राइम और ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपका किस केस में आपका सीरियस क्राइम के अंदर आपकी क्राइम के अंदर और या फिर मिसकंडक्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे उनको, ठीक है। टू पास एन ऑर्डर अंडर दिस इज द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है जो कि कर सकते हैं अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द विद द कंसल्टेशन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। उनके और अपील अगर मान लीजिए की जाती है अगेंस्ट पास एन ऑर्डर, ठीक है, पास बाय अदर अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट को जाएगी एंड शैल लाइट द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट शैल इन कंसल्ट विद द यूपीएससी पास एन ऑर्डर। क्या करना है, पेंशन का मतलब फैमिली पेंशन है यहाँ पर, पेंशनर फैमिली पेंशन, सीरियस क्राइम मतलब दैट इज ऑफिशियल सीक्रेट के अंडर में आ जाता है। ग्रेव मिसकंडक्ट मतलब हो गया कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर, कोई भी सीक्रेट ऑफिशियल कोड पासवर्ड स्केच प्लान मॉडल आर्टिकल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो भी प्रोविजनली इफेक्ट करता है आपके सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को। पब्लिकेशन का मतलब हो गया कोई भी कम्युनिकेशन टू प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक लेटर पैम्पलेट पोस्टर अदर डॉक्यूमेंट। इन्फॉर्मेशन का मतलब जो भी आपका पूरा आरटीआई के अंदर आता है दैट इज इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट मेमोज ईमेल एडवाइस ओपिनियन प्रेस रिलीज, ओपिनियन भी आपका इवेंट, ठीक है, सर्कुलर्स ऑर्डर्स लॉग बुक कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट्स पेपर सैंपल्स मॉडल डेटा मटेरियल सब कुछ इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। पावर टू विदहोल्ड और विड्रॉ पेंशन किसके पास है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिजर्व द पावर हिमसेल्फ टू राइट ऑफ विदहोल्डिंग और द ग्रेच्युटी बोथ इन फुल पार्ट विड्रॉइंग परमानेंटली स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ भी कर सकते हैं, रिकवरी भी वो कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट पिक्यूनियर लॉस जो भी आपने गवर्नमेंट की तरफ लॉस किया वो भी, ठीक है। इफ इन एनी डिपार्टमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर पेंशन जो है फाउंड होता है गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, नेग्लिजेंस भी है, ठीक है, और ग्रेव मिसकंडक्ट तो है और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर अपॉन रीएम्प्लॉयमेंट वो भी काउंट होगा। प्रोवाइडेड दैट यूपीएससी जो है उसके कंसल्ट की जाएगी। पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो से नीचे नहीं जाएगा। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है अगर आपके खिलाफ किया जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इन सर्विस में जो भी वेदर इज रिटायरमेंट ड्यूरिंग इज रीएम्प्लॉयमेंट चाहे जाए डीम टू बी प्रोसीडिंग अंडर दिस रूल, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है अगर ये ऊपर वाले जो बोल रहे हैं इन इफ इंस्टीट्यूट अगर वो शुरू कर देती है वाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस, जब भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर था उस टाइम पे चाहे वेदर बिफोर इज रिटायरमेंट और
or during his re-employment shall after the final retirement of the government servant be deemed to be proceedings under this rule मानी जाएगी and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner। ठीक है, अगर आपके रिटायर होने से पहले पहले अगर कोई भी चल जाती है तो वो इस रूल के अंडर, जो ऊपर वाला जो रूल है उसके अंडर आएगी ऑटोमेटिक, कि प्रेसिडेंट ही आपको कुछ भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, प्रोवाइड डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जो है इंस्टीट्यूटेड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, अगर कोई भी मान लीजिए डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जो स्टार्ट किया बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, तो इस केस में शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स फाइंडिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है शैल टेक द फाइनल डिसीजन। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स अगर अंडर रूल, जैसे माइनर पेनल्टी की बात चलती है, ठीक है, माइनर पेनल्टी तो शैल हैव नो इफेक्ट ऑन पेंशन और ग्रेजुटी। अगर मेजर पेनल्टी की बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट पेनल्टी अगर आप इंस्टीट्यूट तब हुई जब वो सर्विस में नहीं थे, तो क्या शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द, और कोई भी एक तो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सैंक्शन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। दूसरा आपको शैल नॉट बी इवन एन इवेंट ऑफ आफ्टर 4 years, मतलब इट शैल नॉट टेक मोर देन 4 years विच वो कोई भी इवेंट आपको नहीं लेके आना विच टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। शैल बी कंडक्टेड बाय अथॉरिटी इन सच प्लेस एज द प्रेजेंट मेड एट, ठीक है, विद द प्रोसीजर जो भी आपको दे रखा है। और मेमोरेंडम ऑफ चार्ज जो है वो आप कम्युनिकेट करेंगे पेंशनर को। वेर अ फुल फ्लेज इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पेंशनर, आपने सब कुछ दे दिया तो फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं देनी आपको। ठीक है, वुड नॉट बी नेसेसरी इन द केस ऑफ, अगर मान ली कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो है इंस्टीट्यूट कर दी, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो है अंडर रूल 14 दैट इज मेजर पेनल्टी अगर कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक प्रोविजनल पेंशन जो है उनको दे देनी है और उनके आर कंटिन्यू अंडर प्रोविजनल पेंशन को दे देनी। ठीक है, इसके अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू इन सब रूल 3 द अकाउंट ऑफिसर जो है शैल ऑथराइज द प्रोविजनल पेंशन को देनी है। और इसके अंदर जो है जब प्रोविजनल पेंशन देनी है तो उसके अंदर ग्रेचुटी नहीं देंगे। ठीक है, जब भी कोई पर्सन अगर इन सर्विस है और इन सर्विस होते हुए अगर उनके ऊपर ये चल जाती है डिसेबिलिटी, तो उनको प्रोविजनल पेंशन दे देनी है आपको और ग्रेचुटी नहीं देंगे। और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है मेजर पेनल्टी के केस में कह रहे हैं। ठीक है, और माइनर का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पेंशन या ग्रेचुटी के ऊपर, किसी के ऊपर भी। ठीक है, इफ ही वाज अंडर सस्पेंशन वाज अप टू डेट इमीडिएटली प्रेजेंट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। ठीक है, द प्रोविजनल पेंशन जो है ऑथराइज्ड बाय द अकाउंट ऑफिसर जो है इंक्लूडिंग द डेट फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, नो ग्रेचुटी अंटिल दिस एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। ये वाले जो रूल है एप्लीकेबल नहीं होंगे किसके ऊपर, वेर एलिगेशन सिर्फ चल रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, मिसकंडक्ट वगैरह इन सब के, एंड हैव नॉट एक्चुअली बीन इंस्टीट्यूट, तो उसके ऊपर ये जो सब कुछ है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके में आपको पेंशन और ग्रेचुटी दोनों देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो है आफ्टर रिटायरमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2। सब रूल 2 मतलब आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब को। इसके अलावा कोई भी पेमेंट होती है प्रोविजनल पेंशन की, ठीक है, एडजस्ट करनी थी आपको फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अगेंस्ट में। और अपॉन कंक्लूजन ऑफ सर, मान लीजिए वो प्रोसीडिंग पूरी हुई बट नो रिकवरी शैल बी मेड वेयर द पेंशन फाइनली सैंक्शन इज लेस देन विद द प्रोविजन। अगर मान लीजिए आपकी प्रोविजनल पेंशन से भी जो कम बनती है आपकी, तब भी आपको कोई रिकवरी नहीं करनी है। ठीक है, और द पेंशन इज रिड्यूस और विदहेल्ड इधर परमानेंटली और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बट नो और द पेंशन इज रिड्यूस और विदहेल्ड इधर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, बोलता है पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन जहाँ पर होती है एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपॉन कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स बट नो रिकवरी शैल बी मेड where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period। ठीक है, इसके अलावा बोलते हैं जहां पर भी जो है द प्रेसिडेंट जो है डिसाइड्स नॉट टू विदहोल्ड और विड्रॉ पेंशन बट ऑर्डर रिकवरी करे तो पिक्यूनियर लॉस जो है आप सिर्फ 1/3 ले सकते हैं उसका, एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन एडमिसिबल, जितना कि 1/3 उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट जो है रिवाइज करते हैं किसी ऑर्डर को आफ्टर कंसल्टेशन यूपीएससी, तो उनको मे कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं जैसे उनको लगता है। कोई भी ऑर्डर जो है एनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन या फिर ग्रेचुटी टू बी विदहेल्ड और विड्रॉन तो शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। और इधर ऑन इज ओन मोशन अपने आप खुद से कर सकते हैं, सर्कुलर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो कोई भी जो है विदाउट द कंसल्टेशन विद यूपीएससी नहीं करना है। अगर कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है शैल बी डीम टू बी इंस्टीट्यूट ऑन द डेट ऑफ विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इज इशूड। ठीक है, बोलता है कोई भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग उसको डीम्ड इंस्टीट्यूट माना जाता है जिस दिन भी स्टेट ऑफ चार्जेस इशू कर दिया था। और द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, उस दिन से ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग शुरू होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, जब भी आपको मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है, कंप्लेंट कर दी पुलिस ने, उसके बाद मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। इन द केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स अगर आपको खिलाफ सूट फाइल होता है जब आपको माना जाता है डीम इंस्टीट्यूट हो गई है। ठीक है, मिसकंडक्ट अगर आप कोई भी करते हैं दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग री एम्प्लॉयमेंट, वो सब कुछ इसके अंडर में आने जाएगा। इफ ए पेंशनर इज फाउंड गिल्टी, और ये कैंशन आपका सीसीए के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप विड्रॉ करते हैं पेंशन, कोई भी पेंशन इज फाउंड गिल्टी तो एनी करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सर्विस
misconduct whether in relation to performance of any official duty or misconduct whether resulting in pecuniary loss to the government service, ठीक है, तो सब कुछ misconduct के अंदर आ जाएगा। तो misconduct यहाँ पर क्या है, the person is found guilty of any corrupt practices during service, तो ये rule, ठीक है, any misconduct whether in relation to performance of official duty or misconduct whether resulting in pecuniary loss to the government, ठीक है, इसमें अंदर सिविल प्रोसीडिंग चलेंगे और जो गवर्नमेंट ही शुरू करेगी अपने तरफ से, ठीक है। इसके अलावा बोलता है रूल नंबर 9, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट आप ले सकते हैं। पेंशन जो है ग्रुप ए सर्विसेज है, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेनी है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, जो आपका मतलब 1 साल होना होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो उसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अगर परमिट कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट टेक अप पर्टिकुलर कि आप ले सकते हो, तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ड्यूरिंग लीव और ड्यूरिंग रिफ्यूज लीव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सब्सिक्वेंट परमिट, ठीक है। अगर आप मान लीजिए लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट पे हैं, ठीक है, और उस टाइम पर आपको परमिट कर दिया कि ठीक है आप ले सकते हैं कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपको रिफ्यूज लीव पे मतलब वापस से बुला लिया गया आपको बीच में ही, एंड शैल नॉट रिक्वायर्ड टू, तो आपको दोबारा सब्सिक्वेंट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। You shall not negotiate with for commercial employment during service, especially during service without proper permission to the administration. Such permission shall not be given unless there are special reasons for doing so. Grant necessary permission कर सकते हैं, refuse permission कर सकते हैं for the reason to be recorded in order, ठीक है। अदरवाइज जो है इस कंडीशन को देखते हो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर इन राइटिंग में देना पड़ेगा आपको। इन ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द परमिशन शैल हैव द रिगार्ड की कोई भी जो है नो ऑब्जेक्शन उन्होंने फॉर द प्रपोज पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्डर, ठीक है, कि जहाँ पर जो है नो ऑब्जेक्शन जो है वो आपसे कम से कम ले लिया गया फ्रॉम द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिर वेदर द ऑफिसर हैज़ बीन प्रीवी टू सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन लास्ट 3 ईयर्स में देखना है, डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ देखना है आपको। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो देखना है बिटवीन द पॉलिसीज एंड द ऑफिस ही हैड इन लास्ट 3 ईयर, कन्फ्लिक्ट शैल नॉट इंक्लूड नॉर्मल इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रपोज टू ज्वाइन हैज़ बीन known to be in any way in conflict or prejudicial to India's foreign relations. Service record of the officer is clear. Prompt proposed emoluments and pecuniary benefits are far in excess. ठीक है, far मतलब shall not be considered as to cover increase in the such benefit as a result of buoyancy. Any other relevant factor अगर कोई भी administrator specify कर सकते हैं ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो दे दें shall be considered in accordance with the POBR 1961। और पेंशनर जो है चेकलिस्ट फॉर्म में भर के देंगे। पेंशनर जो है इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, अगर बी से जी नहीं आता तो उसको लिबरली ग्रांट कर सकते हैं आप फॉर डायरेक्टरशिप इन प्रोफेशनल एरियाज, एक्टिवली एनकरेज पोस्ट सर्विस इन साइंटिफिक लिटरेरी कल्चर एंड इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर लिबरली ग्रांटिंग दिस एंड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनररी एंड पेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ, नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनररी एंड पेड, नॉट डिस्टिंग्विश मतलब डिस्टिंग्विश नहीं करना आपको ऑनररी और पेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस केस में आपको देना है, ठीक है, आपको परमिशन दे देनी है। वेयर द टू एनी कंडीशन रिफ्यूजेस टू सच परमिशन, अगर तो विद इन 30 डेज आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दे। आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वेयर द गवर्नमेंट जो है ग्रांट परमिशन टू एनी कंडीशन और रिफ्यूज सच परमिशन विद इन 30 डेज जो है आपको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलिंग सच कंडीशन और ग्रांटिंग विदाउट एनी कंडीशन विदाउट giving in the pension making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made, also provided that जो कोई जो ऑर्डर है अदर देन ऑर्डर कैंसिलिंग सच जो है कंडीशन और ग्रांटिंग सच परमिशन विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड अंडर दिस रूल विदाउट गिविंग द पेंशन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इफ एनी पेंशनर जो है टेक्स अप द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेता है, ठीक है, विदाउट द परमिशन, तो ही कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, तो इसके कंप्लेंट जो है डिक्लेयर राइटिंग में उसको देगी, रिक्वेस्ट टू बी रिकॉर्डेड एंड शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द होल और सच पार्ट ऑफ द पेंशन, उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर दिस, और उसका पेंशन जो है कंसर्न अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद उसको फाइनल उसको हम जो है फिर क्या कर सकते हैं, आपको ये फैक्टर हमें देखना है कि उसकी पेंशन विथहोल्ड कर रही है, तो क्या फैक्टर देखना है, उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस देखने हैं, नेचर देखना है उसका, इमोल्यूमेंट्स नेचर एंड इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट और एनी द रेलेवेंट फैक्टर। एवरी ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट अंडर दिस रूल शैल बी कम्युनिकेट टू द पेंशन कंसर्न, उनको देना है। कोई भी कंपनी का मतलब यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजर, सिक्योरिटी, ट्रेजर, फर्म हो गई, कोई इंडिविजुअल हो गई, वैसे एंगेज इन ट्रेडिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड इंक्लूड्स आल्सो अ डायरेक्टरशिप ऑफ सच कंपनी एंड पार्टनरशिप ऑफ सच बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट अंडर अ कॉर्पोरेट, ठीक है। जो भी कॉर्पोरेट है इट डज नॉट इंक्लूड बॉडी, कोई भी कॉर्पोरेट है होली और सब्सिडेंट डिपेंड तो इट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेटिंग अप प्रैक्टिस इन इंडिपेंडेंट और पार्टनर ऑफ और एडवाइजर, तो आपका मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेंशन हैज़ नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू हिज ऑफिशियल, जो भी उसको मिल रहा कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पर्टिकुलर सेट टू बी कैरिड आउट or are related to his official language or has a professional qualification likely to give his clients an unfair advantage if it has to undertake work involving licensing, इस तरीके से। तो ये जो है आपको सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है।
फिर बोलता है यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर विदाउट एनी ब्रेक ग्रुप ए सर्विस अंडर अंडर द गवर्नमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनली सीजेज मीन्स द डेट ऑन विच सच गवर्नमेंट फाइनली सीज टू बी री एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, वो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट मानी जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 10 के अंदर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड इंडिया के बिफोर हिज रिटायरमेंट ग्रुप ए सर्विसेज का है तो प्रोविजन लेनी पड़ेगी। नो पेंशन हु एक्सेप्ट विदाउट परमिशन, तो कोई पेंशन नहीं होनी। सर्वेंट हु वाज परमिटेड एम्प्लॉयमेंट जो आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग इज लीव प्रिपेयर्ड टू शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, दोबारा से नहीं लेनी है, और परमिशन जो है इन अकॉर्डेंस विद द टीओबीआर लेनी पड़ेगी आपको, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। विद दिस थैंक यू सो मच।